और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। और इस फोन कॉल में दोनों की लड़ाई हुई, ये न्यूज के सामने आई है। अब क्या पूरा मसला है, क्या पूरी बातचीत है, इसके बारे में बात करेंगे आज। हेलो फ्रेंड्स, कल एक फोन कॉल हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। और इस फोन कॉल में दोनों की लड़ाई हुई, ये न्यूज के सामने आई है। अब क्या पूरा मसला है, क्या पूरी बातचीत है, इसके बारे में बात करेंगे आज। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में कई बातें हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो ये था कि ईरान के ऊपर हमला कब। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप वेट करो थोड़ा सा, पाकिस्तान के अंदर जो मीडिएशन चल रही थी वो तो फेल हो चुकी है और पाकिस्तान एक बढ़िया मीडिएटर नहीं निकला और मीडिएशन नहीं हो पाई, इसलिए अब पाकिस्तान तो आउट है, हमने कतर को इन कर लिया है और कतर और सऊदी अरब, पाकिस्तान की भी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। तीनों ने मिलके ईरान के साथ बात करके एक प्रपोजल तैयार किया है और वो प्रपोजल जो है वो यूएस को भेजा गया है, जिसमें यूएस ने रिप्लाई कर दिया है ईरान को। अब ईरान से बातचीत कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहना है कि ये एक बात बातचीत का सिलसिला जो चल रहा है वो देख लेते हैं करके कि क्या बात है और क्या होता है, उसके बाद फैसला लेंगे कि हम वॉर करें, क्या करें, कब करें। और इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 2-4 दिन वेट करना पड़ता है, कपल ऑफ डेज वेट करना पड़ता है और उससे अगर बहुत से लोगों की जान बच जाती है, एनर्जी बच जाती है, हथियार बच जाते हैं, लड़ाई रुक जाती है, तो मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेंजामिन नेतन्याहू चिढ़ गए, इसमें गुस्सा हो गए। नेतन्याहू ने बोला कि हम वेट कर रहे हैं पिछले 1 महीने से और 1 महीने से वेट करके हमारे हाथ में क्या आया है? 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आया हमारे हाथ में। तो अगर हम वेट कर करके थक गए हैं, हमें ईरान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान इस टाइम को ले रहा है रीग्रुप टाइम। इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी मिसाइल कैपेसिटी, अपनी ड्रोन कैपेसिटी, अपनी डिफेंस कैपेसिटी, इसको बिल्डअप कर रहा है वापस। और अमेरिका का मानना था कि 70% हथियार उनके खत्म हो चुके थे, मिसाइल एंड ड्रोन्स। ईरान का मानना है उनके 25-30% ही खत्म हुए, 70% बाकी है, बहुत हथियार बाकी है उनके पास लड़ने के लिए। और लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है बिल्ड करने की, 1 महीने के अंदर 2000 मिसाइल्स वो नॉर्मल कैपेसिटी में क्रिएट कर सकते हैं, तो वॉर फ्रंट में वो 3000 भी कर सकते हैं। 1 महीने में 5000 से 6000 ड्रोन्स वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी उन्होंने वापस अपनी काफी हद तक कैपेसिटी जो उन्होंने गवाई थी या हमले में खो गई थी, वो रिगेन कर ली। और ये परेशानी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। उनका कहना है कि ईरान टाइम बाय कर रहा है, ईरान का जितना वेट हमने करना चाहिए था हमने उससे ज्यादा कर लिया है। जो लास्ट अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि डील करो वरना बर्बाद कर देंगे, वो अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सीज फायर हो गया, सीज फायर खत्म होने के बाद मीटिंग पोस्टपोन हो गई, मीटिंग एक बार हो भी गई पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका ईरान की नतीजा निकला 0, कुछ नहीं निकला। उसके बाद फिर वेट किया गया, फिर मीटिंग सुनने में आई हो रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर खुला कुछ घंटों के लिए, फिर बंद हो गया, ये नाटक चल रहा है। ईरान एग्री नहीं है अमेरिका के पॉइंट्स पर, अमेरिका एग्री नहीं है ईरान के पॉइंट पर। 3-4 पॉइंट जो है ना वो मेन है, वो मेन इश्यूज है। एक, ईरान कहता है कि मुझे किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रीट पर फुल कब्जा चाहिए, जिसके लिए मैं टोल टैक्स भी लूंगा। मैं दुनिया के निकलने वाले हर जहाज से $20 मिलियन लूंगा, क्योंकि 20 मिलियन क्रूड ऑयल आता है एक जहाज में, तो मैं $1 लूंगा, 1 क्रूड ऑयल या 1 बैरल क्रूड ऑयल का। तो 20 मिलियन क्रूड ऑयल के जो बैरल्स होते हैं वो जाएंगे, मैं $20 मिलियन के लूंगा। अब अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि एक, अगर वो इस पर एग्री कर लेता है तो दुनिया भर में उसकी जो साख खत्म होगी वो तो होगी, दुनिया भर के लोग कहेंगे कि यार हॉर्मुज स्ट्रीट पहले फ्री था, अमेरिका ने हमला किया और यहाँ हमारे पैसे लगवा दिए, तो वैल्यू बहुत गिरेगी अमेरिका की, नाक कटेगी इसमें। दूसरा, ईरान की जो इकोनॉमी है वो इससे बहुत मजबूत होगी, क्योंकि उन्हें हर साल लगभग 100 से 150 बिलियन डॉलर की इनकम हो सकती है, 100 से 150 बिलियन डॉलर की, जस्ट इस एक टोल टैक्स से। उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भविष्य में ऐसे टोल टैक्स तलाशेंगे अपने यहाँ कि कुछ होगा तो हम ये वाला एरिया कब्जा कर लेंगे, हम यहाँ से पैसे लेंगे, क्योंकि फिर वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा। अगर ईरान ले सकता तो हम क्यों नहीं? कल को बात कर दे कि जो मलक्का स्ट्रीट है वहां से जो भी जहाज निकलेगा हम उससे पैसे लेंगे, तब या और देश कह दें जिनके यहाँ से ऐसी चीज निकलती है, कल को हुती कह देगा कि आपका यमन के साइड से वो निकलना है तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ट्राइडेंट टेस्ट कर लिया ईरान ने और अमेरिका एग्री करेगा तो फिर दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम, अमेरिका हारा नजर आएगा, ये प्रॉब्लम। दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी है कि ईरान कहता है कि हम अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है
वो हम किसी को नहीं देंगे। अमेरिका ने कहा कि हमको चाहिए वो यूरेनियम, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज में बोले तो वो बोलते हैं व्हाइट पाउडर। हमको व्हाइट पाउडर चाहिए ईरान का, जो एनरिच्ड यूरेनियम है। ईरान कहता नहीं देंगे। बीच में रशिया ने ऑफर भी दिया था कि ईरान चाहे तो हम उनका यूरेनियम अपने पास रख सकते हैं, और जब वो टाइम टेबल जहां भी उनकी डील साइन होगी कि 5 साल 10 साल हम अरेस्ट नहीं करेंगे, जब वो खत्म होगा हम वापस वो यूरेनियम ईरान को पहुंचा देंगे। ईरान ने बोला नहीं, हम अपना यूरेनियम तो अमेरिका को भी नहीं देंगे, रशिया को भी नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी ये है कि बिना यूरेनियम के अगर वो मान गए तो वो अपने आप को जो वॉर का विनर कहते हैं, उस वॉर की विनर की ट्रॉफी जो है ना, वो ये व्हाइट यूरेनियम है। दूसरी चीज, ईरान की परेशानी ये है कि अगर वो एग्री हो जाए यूरेनियम देने के लिए, तो पहला मसला ईरान के लोग ही थूकेंगे उनके ऊपर कि जिस यूरेनियम को बनाने के लिए हमने 40 साल सैंक्शन झेले, आर्थिक हालात बुरे निकाले, और 40 साल बहुत लंबा समय होता है, कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई इसमें, हमने वो चीज झेली, अब आपने वो यूरेनियम वापस कर दिया अमेरिका को। अगर यही करना था तो 40 साल से अच्छी जिंदगी जीते हम। दूसरी चीज, जब दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया वहां आएगी और वहां एक कार्गो शिप खड़ा होगा अमेरिका का, उसमें अमेरिका के फौजी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आएंगे और वो यूरेनियम को डब्बे में पैक करके लेके जाएंगे, तो दुनिया भर की मीडिया के ऊपर वो ईरान की करारी हार होगी और अमेरिका की करारी जीत होगी, और ईरान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो वो यूरेनियम छोड़ें, और 40 साल के जो सैंक्शन झेले हैं वो नेग्लेक्ट करें कि चलो कोई बात नहीं हम यूरेनियम दे देते हैं। एक तो दिक्कत यही है। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर वो यूरेनियम को देते हैं अमेरिका को, तो दुनिया भर में वो क्लियर लूजर कहलाएंगे, जो वो नहीं चाह सकते। फिर ना देश में उनकी इज्जत होगी, ना बाहर उनकी इज्जत होगी। ये भी परेशानी है। तो दिक्कत दोनों साइड है। ये दो जो दिक्कतें हैं वो डिसएग्रीमेंट की मेन वजह है। उसके अलावा बाकी जो बातें हैं उस पर समवॉट एग्रीमेंट बन सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट इन बातों पर एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ईरान चाहता है कि बाकी बातों में एग्रीमेंट हो जाए, ये जो यूरेनियम वाला मामला है ये हम बाद में देख लेंगे। ये प्रॉब्लम है। अब नेतन्याहू का कहना है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि भाई ईरान को आप इतना समय दे रहे हो कि ईरान अपनी मिसाइल कैपेसिटी भी बिल्डअप कर रहा है, ड्रोन भी बिल्डअप कर रहा है, और बहुत चीजें बिल्डअप कर रहा है, जिसके बाद वो हमला जब हम करेंगे, लड़ाई होगी, तो वो फिर हमें वापस झेलना पड़ेगा। तो राइट टाइम यही है कि हमने बहुत वेट कर लिया, अब इससे ज्यादा वेट की जरूरत नहीं है। अब दुनिया में ये कोई नहीं कहेगा कि हमने ईरान को टाइम नहीं दिया था, ईरान के लिए एग्रीमेंट की जगह नहीं थी, ईरान चाहता तो एग्रीमेंट कर सकता था, लेकिन वो कुछ हम नहीं मानेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अड़े हैं कि कुछ तो रुक जाओ। ट्रंप कह रहा है कि नहीं, नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि सऊदी अरब और कतर ने एग्री कराया डोनाल्ड ट्रंप को कि यार अभी हज पर लोग आते हैं, तो जो हज पर लोग आएंगे उसकी वजह से कतर में, खासकर सऊदी अरब में बड़ी भीड़ होगी, और उस समय अगर हमला हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर फ्लाइट कहाँ चलेंगी। तो कई लोग तो फंस जाएंगे जो आ चुके हैं, और कई लोग आ नहीं पाएंगे। इससे इकोनॉमी को भी काफी दिक्कत होगी, और धर्म के हिसाब से भी सही चीज नहीं है। तो मई तक रुक जाओ, क्योंकि मई तक हज होती है, फिर मई के बाद हज नहीं होगी। तो बहुत से लोग मानना है कि जून के पहले हफ्ते में हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बट नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, मैं इतना वेट नहीं करूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि अब ईरान क्या कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि ईरान को मैं अब टाइम नहीं दूंगा, बहुत टाइम दे लिया हमने ईरान को, और ईरान अब इससे ज्यादा टाइम जितना भी ले रहा है वो मानेंगे नहीं, कुछ भी नहीं मानेंगे। अब बात ये शुरू हुई कि ईरान के ऊपर हमले के लिए ट्रंप ने बोला कि हम हफ्ता 10 दिन बाद हमला करेंगे। नेतन्याहू ने बोला कि नहीं, जस्ट 2 डेज। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस शनिवार और इतवार को आप देखें कि हमले वापस शुरू हो गए इजराइल अमेरिका के ईरान के ऊपर। और इसकी संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज जारी कर दिया है कि 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर ईरान जवाब दे हमारे जो प्रस्ताव हमने वापस भेजा उसका, और वो जो जवाब देगा वो हमें मंजूर होना चाहिए। यानी वो जवाब जो होंगे, जो हम चाहते हैं, अमेरिकन चाहते हैं, उस कैटेगरी के होने चाहिए। अमेरिकन चाहते हैं कि जवाब में ईरान उनकी बातें माने, और उनकी बातें क्या है? फ्री हॉर्मुज स्ट्रीट, ओपन हॉर्मुज स्ट्रीट, कंप्लीट सरेंडर ऑफ यूरेनियम, ये 3 चीज ईरान करे। और अगर ये नहीं करता है तो उस केस में लड़ाई बढ़ेगी। ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत हम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल इस मामले में एग्री नहीं है, हम बिल्कुल भी अमेरिका के साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे, हम बिल्कुल भी अमेरिका को मौका नहीं देंगे लड़ाई करने का, और अगर लड़ाई करता है तो जवाब में हम उन्हें करारा जवाब। इसी दौरान ईरान के अंदर से एक लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, और जो सेंट्रल कमांड के लीडर हैं, यूएस आर्मी के, यूएस एयरफोर्स के, नेवी के कमांडर हैं, उन पर इनाम रख दिए कि इनको तीनों में से किसी को मार दो, जो मार देगा उस पर अरबों रुपए की बारिश हम करते हैं। अब ईरान की तरफ से अगर ऐसे डिक्लेरेशंस आएंगे, उधर अमेरिका नेतन्याहू तैयार बैठे हैं हमला करने के लिए, तो जो हालात हैं वो किसी हालत में सुधरते नहीं दिख रहे। और अगर ये लड़ाई होती है तो इस बार जो लड़ाई होगी वो पिछली बार से ज्यादा भयंकर होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अब जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होंगे वो होंगे ईरान के अंदर, ईरान के सारे जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, चाहे वो पावर स्टेशन हो, चाहे ब्रिज हो, रेलवे स्टेशन हो, और भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा इसराइल और अमेरिका। बदले में वाइस वर्सा होगा, फिर हो सकता है यूएई में मिसाइलें गिरे, इसराइल में मिसाइलें गिरे, और इनके भी जो पावर स्टेशन है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो रेलवे एरियाज हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की ईरान भी कोशिश करेगा, टिट फॉर टैट करने की कोशिश करेगी। और उसके बाद क्या होगा दुनिया पर इम्पैक्ट। क्रूड ऑयल के प्राइस जो थोड़े से अभी $105 पे आ गए हैं, 110-11 चल रहे थे कल परसों 2 दिन 3 दिन तक, अब 105 पे हैं आज। कोई दो राय नहीं है इसमें कि अगर ये वॉर शुरू हुआ तो क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान छू जाएंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस एक घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर $120-125 पार कर जाएंगे। और अगर $120-125 क्रूड ऑयल का प्राइस पहुंच गया तो दुनिया भर के अंदर जो पेट्रोल डीजल की रेट्स होंगी वो आग लग जाएगी उनमें। और पेट्रोल डीजल की रेट खाली पेट्रोल डीजल की रेट नहीं होती है, वो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई बढ़ाती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से क्या होगा, डायरेक्टली इंपैक्ट तो वहां करेगा, जैसे रोज लोग ऑफिस जाएंगे, खर्चा बढ़ गया, लोग ट्रेवल जाएंगे, खर्चा बढ़ गया। चलो ट्रेवल कम करें, ऑफिस जाएगा आदमी, वो खर्चा बढ़ गया। पर सबसे बड़ा इंपैक्ट कहाँ हो, ट्रांसपोर्टेशन में। सब्जी आती है गाड़ी से आती है, अनाज आता है गाड़ियों से आता है, कुछ भी आता है सब गाड़ियों से आता है। अब जब गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल महंगे हो गए तो वो अपनी जगह तो नहीं देंगे, वो किससे लेंगे, कस्टमर से। कस्टमर से लेंगे तो कस्टमर आगे उनको पास ऑन करेगा। फाइनली वो जो हम लोग होते हैं एंड यूजर्स, उनकी जेब पर आएगा। सब्जियों के दाम महंगे होंगे, सामान के दाम महंगे होंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, ट्रेवल करना महंगा होगा, यानी कमाई और घटेगी, इनकम और घटेगी, और एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इकोनॉमीज दुनिया की तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। अगर ये वॉर इस बार शुरू होता है तो कोई दो राय नहीं है कि वॉर कम से कम 15-20 दिन, महीना चलेगा। और उतने में क्रूड ऑयल के प्राइस $120 से लेकर $180, $200 तक पहुंच सकता। और अगर ये हो गया तो अब मान के चलो, आप जो चीज आज ले रहे हो 10 रुपए की वो 20 रुपए की मिलेगी, जो ले रहे हो 100 रुपए की वो 200 की होगी, जो 500 की वो 1000 की होगी। इनकम तो बढ़ नहीं रही है, आप खर्चे आपके डबल हो जाए, खर्चे डबल होंगे, महंगाई बढ़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा देगी, आरबीआई आपके ऊपर जो जितनी किस्त चल रही है, ब्याज चल रही है, उनको और रेट इंक्रीज कर देगा, तो आपके जेब से और पॉकेट से फालतू पैसे जाएंगे। क्या होगा इस दुनिया अगर ये हो गया तो एक ही चीज होगी, और वो होगा ये कि भुखमरी, कंगाली, ये हाल हो जाएंगे बहुत से देशों में। और कई देशों में लॉकडाउन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लॉकडाउन पहले भी लगे हैं जो पेट्रोल डीजल की किल्लत की वजह से लगे थे, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तब भी लॉकडाउन लगने की पॉसिबिलिटी है। फिर आप वर्क फ्रॉम होम, जो आपने कंडीशन देखी थी कोरोना टाइम में, वो सेम कंडीशंस आप वापस देखेंगे, सेम कंडीशन। क्योंकि पैसे है नहीं लोगों पास, पैसा लोगों चाहिए, कहाँ से आएगा भाई, पैसा तो है नहीं लोगों पास, और पैसा लोगों को चाहिए तो कहाँ से आएगा, वो फिर आएगा यहीं से। वो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, जेब से आएगा, आपकी जेब से आएगा, मेरी जेब से आएगा, हम सबकी जेब से आएगा। और वो कैसे आएगा, सरकार की गलती है इसमें, कोई गलती नहीं है। तो होपफुली उम्मीद अब यही करें कि ईरान, अमेरिका, इजराइल बातचीत हो जाए, बात बन जाए, डील्स हो जाएं। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, जो कंडीशन दिख रही है। अब 48 आवर्स का टाइम आ गया है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया था, उन्होंने बोला सीज फायर, ईरान ने कहा था हमें नहीं चाहिए, बट शायद वो डोनाल्ड ट्रंप भी रीग्रुप कर रहे होंगे, इसराइल भी रीग्रुप कर रहा होगा। हथियारों को कैसे हमले हुए, ईरान ने कैसे हमले किए, कैसे डिस्ट्रक्शन को हम और बचाएं, क्योंकि इसराइल में काफी मिसाइलें गिरी हुई थी, कई बिल्डिंगों में आग लगी थी, तो उनकी और सेफ्टी कैसे करें, ये प्लान उन्होंने भी किया होगा। तो तब सबके हक में था। लेकिन अब जितना वेट बढ़ते जा रहा है, इसराइल के अकॉर्डिंग ये वेट अब जो हो रहा है वो ईरान को ज्यादा फायदा कर रहा है, इसराइल अमेरिका को उतना फायदा नहीं कर रहा है। तो इसराइल का कहना है लेट्स कर दो, लेकिन हमला करने के लिए क्या चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की विल पावर चाहिए कि अगर अगर क्रूड ऑयल प्राइस $150 चाहता है, अगर यूएस में महंगाई बढ़ती है तो वो डील कैसे करे। फिर एक ही तरीका होगा, ईरान की कंप्लीट हार, जिसको वो दिखा देंगे दुनिया को, देश को, अपने लोगों को, कि देखो हमने ईरान को हरा दिया, और आपने जो महंगाई सही है, जो खर्चे दिए हैं, वो आपके हमेशा की दुनिया के लिए ईरान जैसे देश के पास अब न्यूक्लियर बम नहीं होगा, ये इसकी कीमत थी, और इसीलिए हमने वॉर लड़ा था और हमने वॉर जीत ली। अगर वॉर बिना लड़े फिर डोनाल्ड ट्रंप हट गए पीछे, सेकंड टाइम वॉर के बाद वो हट नहीं सकते, फिर चाहे बात न्यूक्लियर बम अटैक तक आ जाए, लेकिन वो हट नहीं सकते। अगर वो हटेंगे उनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर। यूएस की पावर एंड जो सुपर पावर का जो करिश्मा है, जो दुनिया को धाक है, दैट इज ओवर। ये बहुत सी चीजें फिर दांव पे लग जाएंगी, और इसराइल चाहता है हर हाल में ईरान को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में एक ही कंट्री ऐसी है जो इसराइल के साथ टक्कर ले सकती है, लड़ाई लड़ सकती है, और वो कंट्री है ईरान। दूसरी बात, ईरान ने भी बहुत सारे संगठन खड़े कर रखे हैं, हिजबुल्ला, हूती, हमास, जो राहे बगाए इसराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं। तो इसराइल परेशान है इस बात। खैर 48 आवर्स ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान, अमेरिका, इसराइल इनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये वॉर हुआ तो प्राइसेस विल बी रॉकेट हाई। अगर डिस्कशन हो गए, चीजें हो गई, प्राइसेस विल लाइक दैट।
अब देखना ये है कि हमारी किस्मत में क्या है, ये वाला भुगतना या ये वाली खुश। जय हिंद, जय भारत।